हे एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि अपने प्रॉमिस के मुताबिक आ गई हूँ कमिंग एपिसोड्स के साथ। लेकिन आपने अगर इसकी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है जो कि हमारे इस चैनल पे अपलोड की गई है, वो भी एक लॉन्ग वीडियो में एपिसोड 1 से लेकर 10 तक मैंने डिटेल में एक्सप्लेन की है। सो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग उसे जरूर देख लें, तभी आपको आगे मजा आएगा। तो चलिए आगे कहानी के स्टार्ट 11th एपिसोड से करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में देखते हैं लाशें ही मिलेंगी। दोनों के मरते ही हम उस लड़की से आसानी से वो ट्रेजर मैप हासिल कर लेंगे। फिर इसके बाद उस मॉन्स्टर एप को भी मार डालेंगे, क्योंकि उस मॉन्स्टर के आर्म पर जो बोन्स है उनकी कीमत करोड़ों में है। इनका यूज एक्सलेंट मेडिसिन बनाने के लिए किया जाता है। और हमारे पास पहले से ही वो बेबी एप तो है ही है, और ये आयरन आर्म वाला एप भी है, जिसको हम मार्केट में बेच करके माला माल हो जाएंगे। अब ये तो एक तीर से दो शिकार करने के बराबर हुआ, इसीलिए ये सिर्फ यहाँ पे खड़े होकर के दोनों की मौत का नजारा देखेंगे। अब आगे वे दोनों भागते भागते थक जाते हैं, लेकिन वो मॉन्स्टर एप अभी भी उनका पीछा कर रहा होता है। फेंग हाओ जो होता है वो रास्ते में कई सारा बाधा डालने की कोशिश तो करता है, लेकिन उन सारे हर्डल्स को पार करते हुए वो जो मॉन्स्टर एप था अभी भी बुरी तरीके से इनका पीछा कर रहा था। आगे दौड़ते हुए यहाँ पे जो जियाना होती है वो बुरी तरीके से थक जाती है, उससे एक कदम भी नहीं चला जा रहा था। यहाँ फेंग हाओ से आगे बढ़ने को इंसिस्ट कर रहा होता है, क्योंकि वो उस एप से बचते हुए काफी दूर तक आ चुके थे। लेकिन तभी उन्हें किसी की रोने की आवाज आती है। वे इस आवाज को फॉलो करते हैं तो पता चलता है कि ये उसी आयरन आर्म वाले एप का बच्चा है। इसे पकड़ने के लिए उन डाकुओं ने बुरी तरीके से हर्ट कर दिया था। फेंग जो होता है उसके पास फार्माकोपिया की पावर है, जिसका यूज करके वो किसी भी इंजरीज को आसानी से हील कर सकता है। कि तभी वहाँ पे वो मॉन्स्टर एप भी आ जाता है, जिसके हाव भाव देख करके ये समझ जाते हैं कि ये जो मॉन्स्टर एप है वो अपने बच्चों को ही ढूंढने के लिए इतना ज्यादा आग बबूला बना हुआ है। अब यहाँ सिचुएशन को देखते हुए फेंग हाओ जो होता है उसने तो पहले ही बेबी एप की इंजरीज को ठीक किया दिया था, इसीलिए उस बच्चे को इशारा करता है कि वो अपने फादर की तरफ लौट जाए। बच्चा जैसे ही अपने फादर से मिलता है तो यहाँ पे उसे बता देता है कि इन दोनों ने ही उसकी मदद की है। इसीलिए आयरन आर्म वाला जो एप होता है वो होता तो है बहुत ही ज्यादा खतरनाक, लेकिन यहाँ पे उसके बच्चे की इन दोनों ने मदद की ही होती है, इसीलिए वो उन दोनों पे अटैक नहीं करता, उन्हें माफ कर देता है। लेकिन जब उस बच्चे की नजर उन डाकुओं पे जाती है वो जोर जोर से यहाँ चीखने चिल्लाने लगता है और अपने फादर को बता देता है कि मुझे पकड़ने वाले और कोई नहीं बल्कि यही गंदे लोग थे। अब यहाँ पे इन डाकुओं की तो अब खैर नहीं थी, क्योंकि अब वो जो एप मॉन्स्टर होता है हाथ धो के इन डाकुओं के पीछे पड़ जाता है। डाकुओं का सरदार भी सोचने लगता है कि आखिर इस फेंग हाओ ने ऐसा क्या जादू कर दिया इस मॉन्स्टर पे कि ये उस पे अटैक ही नहीं कर रहा है, उल्टा हम पे अटैक करने के लिए पागलों की तरह दौड़ रहा है। उस सरदार को क्या पता था कि ये कोई जादू नहीं बल्कि ह्यूमैनिटी थी। इंसानियत भी कोई चीज होती है जिसके बलबूते पे आज ये पूरी दुनिया कायम है। इधर दूसरी तरफ फेंग हाओ जो होता है वो जियाना के पाँव पे खून के निशान देखता है। इससे उसे सारा मामला समझ में आ जाता है कि इन डाकुओं ने जब उस बच्चे को हर्ट किया होगा तो खून के धब्बे उस गिलास पे आ गए होंगे, जो कि गलती से जियाना के पाँव में लग जाते हैं। वो मॉन्स्टर एप यही समझ बैठता है कि जियाना ने ही उसके बच्चे को हर्ट किया है, इसीलिए उसके स्मेल को फॉलो करते हुए वो जियाना से बदला लेने के लिए उसका पागलों की तरफ पीछा कर रहा था। इधर दूसरी तरफ हम उन डाकुओं से उस मॉन्स्टर एप को भिड़ता हुआ देखते हैं। यहाँ पे उस मॉन्स्टर ने उन सभी डाकुओं को जान से मार डाला था। अब बारी उनके सरदार की होती है। उनका सरदार तो वॉरियर लेवल पे होता है, इसलिए वो उस मॉन्स्टर एप से यहाँ पे तगड़ा मुकाबला कर रहा होता है। लेकिन जब उसे लगता है कि वो उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, तभी जो जियाना और फेंग होते हैं उसका रास्ता दूसरी तरफ से रोक लेते हैं। वहाँ पे उस मॉन्स्टर एप और उस सरदार के बीच में काफी तगड़ी फाइट होती है, लेकिन वो ये सरदार एक नंबर का धूर्त इंसान होता है। उसने उस मॉन्स्टर एप को चकमा दे दिया होता है और वहां से अपनी जान बचा करके भाग जाता है। और उसके पूरे इस प्लान पे तो पानी फिर जाता है कि उसके आर्म के जो बोन्स है उसे बेच करके वो करोड़ों रुपए कमाएगा। अब अगले सीन में हम जियाना और फेंग को देखते हैं कि उनके सामने वो जो मॉन्स्टर एप होता है वो अपने साथ चलने का इशारा करता है। दोनों उसके पीछे चलते हैं, जहाँ पे चलते चलते वो मॉन्स्टर एप उन्हें एक गुफा में ले जाता है। जो गुफा होती है वो नेचुरली बनी हुई नहीं होती है, बल्कि इसी गुफा को उस मॉन्स्टर एप ने खुद ही बनाया था। आगे गुफा के अंदर जाते ही उन्हें एक स्पिरिचुअल फ्लावर दिखता है। अब ये फ्लावर तो वो रेड लोटस किंग नहीं होता है, बल्कि एक ड्रैगन हेड ग्रास होता है। इसके बारे में फेरी बताती है कि ये 100 साल में सिर्फ एक ही बार खिलते हैं। इस फ्लावर का जो शेप होता है वो जलती हुई आग के लपटों की तरह होता है। ये फ्लावर जो होता है वो फायर ड्रैगन फ्रूट को बनाता है, जिसमें ताकत बिल्कुल मेडिसिन किंग के बराबर ही होती है। यहाँ जियाना उसे कहती है कि लगता है कि तुम्हें इक्लिसन मेकिंग में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है।
इसलिए हर तरह के फ्लावर और जड़ी बूटियों के बारे में तुम जानते हो। यहाँ फेंग हाओ इनके बारे में इसलिए जानता था क्योंकि उसके पास फार्माकोपिया की जो पावर होती है। आगे जियाना उसे कहती है कि उसे सिर्फ रेड लोटस किंग ही चाहिए, इसीलिए इसे एक लेजर बनाने वाले फ्लावर को तुम अपने पास रख सकते हो। अब आगे जियाना को वहाँ पे एक हड्डियों का कंकाल भी दिखता है, जिसके पास उसे मैडनेस टेक्निक का फॉर्मूला भी दिखता है। अब ये जो टेक्निक होती है वो एक हेवन लेवल की मार्शल स्किल होती है। इसके बारे में जियाना उसे कहती है कि ये तो एक बहुत ही प्राचीन स्किल है, ऐसा है कैसे हो सकता है कि तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है। इस मैडनेस टेक्निक को जब कोई कल्टीवेटर इस्तेमाल करता है तो वो मैडनेस की स्टेट में इंटर कर जाता है, जिसके कारण उसकी जो इनर स्ट्रेंथ होती है वो काफी ज्यादा तेजी से इम्प्रूव करने लगती है। लेकिन कई 100 साल पहले ये टेक्निक हो चुका था, जिसके बारे में मैंने सिर्फ किताबों में ही पढ़ा था। लेकिन इस टेक्निक के बारे में वो एप मॉन्स्टर इशारे से बताने लगता है कि ये टेक्निक बहुत ही खतरनाक है। इसको यूज करने के बाद ही मैं इतना ज्यादा गुरूर और इतना ज्यादा खतरनाक बन गया हूँ और मेरी ये हालत हो गई है कि इसमें लिखे गए स्किल्स का यूज करते ही वो जो मॉन्स्टर एप था उस पे ये मैडनेस हावी हो गया था और वो इसे कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। इस पे जियाना उसे बताती है कि ये जो मैड ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक है ये सिर्फ ह्यूमंस के ही प्रैक्टिस करने के लिए सुचेबल है। अगर कोई कल्टीवेटर इसकी प्रैक्टिस करना बंद कर देता है तो स्किल की मैडनेस इस पे हावी नहीं होगी और इसके बुरे प्रभाव इस पे नहीं पड़ेंगे। लेकिन अगर कोई मॉन्स्टर इसकी टेक्निक की प्रैक्टिस करता है तो ये स्किल पूरी तरह से उस पे हावी हो जाएगा और उसे इतना ज्यादा पागल बना देगा कि उस पे खुद का कंट्रोल नहीं रहेगा। ये जियाना यहाँ फेंग को कहती है कि मैंने तुम्हें कई बार बॉक्सिंग की टेक्निक प्रैक्टिस करते हुए देखा है। अगर तुम अपनी बॉक्सिंग की टेक्निक के साथ इस मैड ट्रांसफॉर्मेशन की टेक्निक को मिला देते हो तो तुम्हारी फिस्ट की पावर इससे कई ज्यादा गुना हायर लेवल पे पहुंच जाएगी। अब ये सुनकर के फेंग यहाँ पे हैरान रह जाता है कि इस कमाल की टेक्निक को आखिर जियाना उसे क्यों दे रही है। जिस पे जियाना उसे कहती है कि उसके पास पहले से ही थंडर टेक्निक की पावर है, क्योंकि तुम्हारी फिस्ट पावर से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है, तो मुझे इसकी भले क्या जरूरत। अब आगे जैसे ही यहाँ फेंग उस स्क्रॉल को ओपन करता है उसमें पहला गाइड ये लिखा होता है, इस टेक्निक को प्रैक्टिस करने के लिए उसे एक हाई लेवल मॉन्स्टर बीस्ट के मैजिक क्रिस्टल की जरूरत होगी, क्योंकि इसी क्रिस्टल के जरिए वो अपने अंदर की सारी एसेंस को गैदर कर सकता है। जिस पे जियाना उसे बताती है कि दुनिया में कोई भी एक्लेजर्स को 3 लेवल में डिवाइड किया जाता है। पहला लेवल ऑर्डिनरी होता है, दूसरा बेस्ट लेवल होता है और तीसरा लेजेंडरी सुपर क्वालिटी का लेवल होता है। ऑर्डिनरी लेवल के एक्लेजर्स जो होते हैं वो अपनी स्ट्रेंथ से सिर्फ दुगने ही पावर को अनलीश कर सकते हैं। वहीं बेस्ट लेवल के एक्लेजर्स जो होते हैं वो अपने से 3 गुना ज्यादा स्ट्रेंथ को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और वहीं तीसरा सुपर क्वालिटी का एक्लेजर जो होता है अपने से 3 टाइम से भी ज्यादा पावर एक्सप्लोर कर सकता है। जिस पे यहाँ फेंग उसे बताता है कि स्क्रॉल में लिखे गाइड के अनुसार उसे ऑर्डिनरी एलिक्सर से कई ज्यादा गुना पावर वाले क्रिस्टल्स को गैदर करने की जरूरत है। तो आखिर इस जंगल बेहड़ में मैं उस क्रिस्टल को कहाँ पे ढूंढूंगा। जिस पे जियाना उसकी ये प्रॉब्लम भी दूर कर देती है, ये कहते हुए सिर्फ एक मार्शल आर्ट लेवल का मैजिक क्रिस्टल ही तो चाहिए, तो मैं तुम्हें ये दे सकती हूँ। अब आगे उस क्रिस्टल की मदद से यहाँ पे फेंग जो होता है उसी मैड ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक की प्रैक्टिस करने लगता है, जिसके बदले में यहाँ जियाना उसे कहती है कि जल्द से जल्द प्रैक्टिस करो और थैंक यू के बदले में तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी उस रेड लोटस किंग को ढूंढने में। अब आगे ये लोग जो होते हैं वो उस एप के बच्चे के साथ काफी खेलते हैं। थोड़ी देर बाद उन दोनों से अलविदा ले लेते हैं। इधर जो फेंग हाओ होता है वो उस टेक्निक की प्रैक्टिस करने लगता है, लेकिन जियाना को ये चिंता होती है कि इस मैड ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट ये है उसे इन एक्लेजर्स के एसेंस को कंडेंस करना होगा, और ये करना किसी कल्टीवेटर के लिए सबसे ज्यादा पेनफुल स्टेप होता है। और अगर फेंग हाओ ने इस स्टेप को पार कर दिया तो उसे ब्रेक थ्रू करने में अब कोई भी नहीं रोक सकता। अब यहाँ पे लिटिल फेरी भी जो होती है वो फेंग हाओ को मोटिवेट करने लगती है। वो उसे हिम्मत दे रही होती है कि बस तुम्हें इसे थोड़ा सा ही सहना है, ताकि तुम्हारी मदद तुम्हारी फार्माकोपिया कर लेगी। अब सारे पेन को यहाँ पे सहते हुए जो फेंग हाओ होता है वो उन एक्लेजर्स को कंडेंस कर लेता है। अब उसके अंदर से इतनी तेज एनर्जी रिलीज हो रही होती है कि वो सीधा जा करके आसमान में एक जोरदार ब्लास्ट कर देती है। आगे एक लेजर पिल के बनने के बाद जो फेंग होता है वो अपनी ब्लड की हीट का यूज करने लगता है, जो कि उस बियर के मांस के खाने की वजह से उसके ब्लड में आ पहुंची थी। वो इस हीट की मदद से इस एक लेजर के लेवल को इम्प्रूव करने लगता है। अब यहाँ फेंग हाओ उन एक लेजर्स को प्योरीफाई करने लगता है, इसलिए जियाना जो होती है वो बाहर चली जाती है कि तभी उसे रेड लोटस किंग की मैच्योरिटी लाइट दिखती है। अब वो फ्लावर उग चुका था, इसीलिए यहाँ पे जियाना को उसे लेना जरूरी था, लेकिन फेंग हाओ अभी भी प्रैक्टिस करने में ही बिजी होता है। यहाँ पे अपनी वो थंडर फिस्ट की पावर को आजमाता है,
जिसके एक मुक्के के ही ताकत से ही एक चट्टान जो होती है वो चूरा चूरा हो जाती है, जिससे फेंग हाओ की पावर जो होती है वो जूनियर मार्शल आर्टिस्ट के लेवल तक पहुंच जाती है। जिस एक लेजर पिल को उसने कंडेंस किया था वो एक लेजर पिल लेजेंडरी सुपर एक लेजर बन जाती है। इसके लिए फेंग हाओ उसी का शुक्रिया अदा करता है क्योंकि जियाना ने उसे मैजिक क्रिस्टल के साथ साथ वो मैडनेस टेक्निक स्किल जो दी थी, जिस पे जियाना उसे कहती है कि मुझे तुम्हारा थैंक यू नहीं चाहिए, बल्कि रेड लोटस फ्लावर मैच्योर हो चुका है, पहले कि उसे कोई और हथियार लाए, सही टाइम है उसे लेने का। अब ये दोनों ही उस मैप को फॉलो करते हुए उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे रेड लोटस किंग जो है मैच्योर हो चुका है। लेकिन ये जगह जो होती है और भी ज्यादा खतरनाक होती है क्योंकि जिस खाई में वो फ्लावर उगता है वो ज्वालामुखी का गढ़ होता है। लेकिन इससे पहले कि वो उस खाई के अंदर जाकर के उसके फ्लावर को ढूंढ पाते, यहाँ पे उनके सामने एक अर्थली ड्रैगन अपीयर होता है। उन्हें लगता है कि ये जो ड्रैगन है उस फ्लावर की रक्षा कर रहा होगा, लेकिन तभी वहाँ पे रेड फ्लेम मैड टाइगर भी आ जाता है। ये दोनों ही आपस में लड़ने लगते हैं, जिससे जियाना समझ जाती है कि ये दोनों मॉन्स्टर ही यहाँ पे उस रेड लोटस किंग के लिए आए हैं। इन दोनों को इसी तरह से लड़ने देते हैं और अभी सही मौका है उस फ्लावर को कैप्चर करने का। इसलिए वो उस ज्वालामुखी खाई के अंदर कूद जाते हैं। यहाँ पे जियाना जिस मैप को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रही होती है, यहाँ पे तो वो रेड लोटस होता ही नहीं। अब आगे यहाँ पे फेंग हाओ को ये शॉकिंग न्यूज पता चलती है कि जिस मैप को वो फॉलो कर रही है वो मैप का आधा टुकड़ा ही है और इस ज्वालामुखी में वो अंदाजे से कूद पड़ी है इस रेड लोटस को लेने के लिए। यहाँ पे फेंग हाओ उस पे गुस्सा करने लगता है कि इतनी दूर हम यहाँ इस खतरे में आए हैं तुम्हारी इस बेकार से आधे अधूरे मैप के कारण। तभी उन दोनों मॉन्स्टर्स की फाइट के कारण बहुत सारे जो पत्थर होते हैं वो उस ज्वालामुखी में गिरने लगते हैं, के कारण जमीन में वहाँ पे हलचल पैदा होने लगती है। वो स्टोन पिलर वहाँ पे गिरने वाला होता है। तभी ये दोनों जो होते हैं वो किसी दूसरे स्टोन पिलर पे जम कर जाते हैं। तभी एक उड़ता हुआ बड़ा सा स्टोन इन दोनों को हिट करने वाला होता है और फिर अपने आप को बचाने के लिए फेंग हाओ जो होता है वो उस बड़े से पत्थर पे पंच मारता है कि बहुत सारे टुकड़े हो जाते हैं। वो टुकड़े जैसे ही ज्वालामुखी के अंदर गिरते हैं वो उस रेड लोटस फ्लावर की जगह को अपीयर कर जाता है, इसके कारण उन्हें वो रेड लोटस फ्लावर अपने सामने नजर आता है। अब इनसे पहले कि उन दोनों मॉन्स्टर्स को इस फ्लावर के बारे में पता चले, फेंग हाओ से कहता है कि इसे जल्द से जल्द तोड़ते हुए हम यहाँ से निकल पड़ते हैं, क्योंकि लगातार पत्थरों के ज्वालामुखी के अंदर गिरने के कारण ये जगह तुरंत ही कोलैप्स होने वाली थी। आगे जियाना उसे बताती है कि तुम्हें इस फ्लावर को पिक करना होगा क्योंकि तुम्हारे पास फार्माकोपिया की स्मेल है और इसी महक के कारण वो रेड लोटस किंग जो है तुम्हें रिफ्यूज नहीं करेगा। अब आगे फेंग हाओ जो होता है वो उस रेड लोटस किंग को पिक कर लेता है। यहाँ से वो निकलने की सोचते हैं, लेकिन तभी जियाना जिस पिलर पे खड़ी होती है वो पिलर गिरने लगता है। लेकिन एंड मौके पर यहाँ फेंग हाओ उसे पकड़ लेता है और उसे सेफ जगह पे पहुंचा देता है, लेकिन वो खुद भी यहाँ पे खाई में गिरने वाला होता है। आगे जियाना जो होती है उसे बचाने की काफी कोशिश कर रही होती है, जिसपे फेंग हाओ उससे कहता है कि तुम इस रेड लोटस किंग को लेकर के चली जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगा क्योंकि हम दोनों में से एक का बचना जरूरी है। जियाना उस रेड लोटस को ले लेती है और ना चाहते हुए भी उसे जाना पड़ता है। रास्ते में उसे ये याद आ रहा होता है कि किस तरह से उसकी इस पूरी जर्नी में फेंग हाओ ने अब तक उसका साथ दिया था, तो वो उसे यहाँ अकेले मरने के लिए कैसे छोड़ सकती है। अब यहाँ वो स्वार्थी नहीं बनती और उसका हृदय परिवर्तन होता है और वो यहाँ फेंग हाओ को बचाने के लिए वापस उसी खाई में आ जाती है। जैसे ही वहाँ फेंग हाओ गिरने वाला होता है वो उसके हाथ को पकड़ लेती है और जैसे तैसे करके वो उस जगह को पूरी तरह से कोलैप्स होने से पहले ही ये दोनों वहाँ से बाहर आ जाते हैं। इनके पीछे से वो पूरी खाई जो होती है पूरी तरह से उस ज्वालामुखी में धंस जाती है। अब एक खतरे से तो इनकी जान छूटी होती है, लेकिन इनके सामने अब एक और खतरा मंडरा जाता है। वो ये होता है कि वे दोनों मॉन्स्टर अब उस रेड लोटस किंग को लेने के लिए इनके सामने आ जाते हैं। हम आगे क्या होता है ये जान पाते इस एपिसोड को यहीं फिनिश कर दिया जाता है। एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं अब उसी रेड लोटस को पाने के लिए ये दोनों मॉन्स्टर बीस्ट जो होते हैं इनके पीछे लग जाते हैं, जिनसे बचने के लिए ये दोनों भागने लगते हैं। ये दोनों मॉन्स्टर्स लगातार अटैक करते ही जा रहे थे, एक पीछे से अटैक कर रहा होता है तो एक सामने से, लेकिन इनके अटैक्स को डॉज करते हुए वे दोनों सिर्फ तेजी से दौड़ ही रहे होते हैं। यहाँ फेंग हाओ जियाना से कहता है कि हमें जल्द से जल्द इस रेड लोटस को इन्हें देना होगा कि जब तक उन्हें ये फ्लावर नहीं मिलेगी ये हमारा इसी तरह से पीछा करते रहेंगे। जियाना यहाँ फेंग हाओ को ऐसा करने से मना करती है, लेकिन यहाँ फेंग हाओ उसकी एक नहीं सुनता और वो उस रेड लोटस फ्लावर को उनकी ओर फेंक देता है, ये कहते हुए कि यहाँ मरने से तो अच्छा है कि हम इस रेड लोटस को ही गिव अप कर दें। जैसे ही वो रेड लोटस उन दोनों मॉन्स्टर्स की तरफ फेंकता है वे दोनों मॉन्स्टर का ध्यान उसकी तरफ बढ़ जाता है। जियाना उस रेड लोटस को इन्हें नहीं देना चाहती थी, जिसपे फेंग हाओ से समझाता है इस रेड लोटस से ज्यादा कीमती हमारी जिंदगी है, इसलिए अभी यही मौका है, हमें यहाँ से जल्द भाग लेना चाहिए।
अब आगे उन मॉन्स्टर से बचते हुए ये काफी दूर तक निकल जाते हैं और इतने में ही रात हो जाती है। लेकिन यहाँ जियाना जो होती है वो मुंह फुला के बैठ जाती है क्योंकि वो फेंग हाओ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा थी। इतने दिनों से वो इतनी जो कड़ी मेहनत कर रही थी उस रेड लोटस को पाने के लिए, उन्होंने उस रेड लोटस को इतनी आसानी से उन मॉन्स्टर्स को दे दिया। यहाँ जियाना उस पे भड़कने लगती है, ये कहते हुए कि इस पूरी जर्नी में उसने उसकी काफी मदद की है। उसने मिलने वाले सारे ट्रेजर्स को उसके हवाले कर दिया, इवन कि उसे अपने पास एक कीमती मैजिक क्रिस्टल था ये भी उसे दे दिया। उसने मैजिक टेक्निक वाला स्किल भी उसे दे दिया और इसके बदले में वो सिर्फ उस रेड लोटस को पाना चाहती थी। उसे बार बार कहने लगती है कि तुम्हारी कल्टीवेशन में मैंने तुम्हारी इतनी मदद की, तो आखिर तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। जिसमें यहाँ फेंग हाओ उसे समझाने की कोशिश करता है कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो वे दोनों ही यहाँ पे मारे जाते। जिसमें जियाना उससे कहती है कि जब तुम्हें इतना ही डर लग रहा था तो तुम खुद भाग जाते, मैंने तुम्हें तो अपने साथ मरने के लिए नहीं कहा था। उन मॉन्स्टर्स से कैसे हैंडल करना है ये खुद देख लेती। यहाँ फेंग हाओ उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ जियाना उसकी एक नहीं सुनती। इस पे फेंग हाओ उसे खुश करने के लिए उसके सामने वही रेड लोटस के सीड्स को पेश करता है। ये देख के तो जियाना की खुशी के ठिकाने नहीं रहते। अब आगे फेंग जो होता है वो उसके सामने रेड लोटस वाले फ्लावर को भी अपीयर करता है। इसे देख करके जियाना और भी ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये फ्लावर तो यहाँ फेंग हाओ ने उन बीस्ट के सामने फेंक दिया था। आखिर ये क्या चीज है। जिसपे फेंग उसे बताता है कि उन दोनों मॉन्स्टर्स को चकमा देने के लिए अपने फार्माकोपिया का यूज करते हुए उसने इस रेड लोटस की ऑरा से एक फेक फ्लावर बनाया था। इसमें बिल्कुल रेड लोटस की जैसी ही स्मेल थी, इसीलिए वे दोनों मॉन्स्टर इसके स्मेल से चकमा खा गए और इसके पीछे कूद पड़े और असली वाले फ्लावर को फेंग हाओ ने अपने पास ही रख लिया था। जिसपे जियाना उससे पूछती है कि तुम्हारा फार्माकोपिया आखिर किस लेवल का है, जो कि किंग ऑफ ऑल मेडिसिन से इस रेड लोटस वाली फ्लावर की ऑरा को भी जनरेट कर सकता है। जिसपे फेंग उसे बताता है कि उसका फार्माकोपिया हेमल लेवल का है, जिसमें 1000 से भी ज्यादा एक्लिजर्स को रिफाइन करने की विधि है। साथ ही इसका यूज करके वो किसी भी तरह की इंजरीज को हील कर सकता है। ये सुनते ही जियाना उसके सामने अब ये प्रस्ताव रखती है कि अगर तुम हमारी यांग फैमिली के हीलिंग गाइड बन जाते हो अपने उसी फार्माकोपिया का यूज करते हुए, इसके लिए तुम्हें सिर्फ अपने फार्माकोपिया में हमारी फैमिली का नाम दर्ज करना होगा। और अगर तुम ऐसा कर लेते हो तो मैंने तुम्हें जो पहले 2 लोटस सीड्स देने का वादा किया था, इसके बदले में मैं तुम्हें एक और लोटस सीड दूंगी। जिस पर लिटिल फेरी यहाँ फेंग हाओ को कहने लगती है कि इतना हेजिटेट क्यों कर रहे हो, जल्द से जल्द इसे हाँ कह दो। फेंग हाओ भी उसकी फैमिली का हीलर गाइड बनने के लिए मान जाता है। अब आगे जियाना अपने वादे के मुताबिक उसे 3 लोटस सीड्स दे देती है और उसे कहती है कि थोड़ा रेस्ट कर लो क्योंकि अगली सुबह ही हम इस पैराडाइज वैली से निकलेंगे। वो सीड के मिलने से यहाँ लिटिल फेरी का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता। फेंग कहती है कि तुम तो काफी ज्यादा लकी निकले, क्योंकि ये जो सीड है वो एक काफी ज्यादा रेयर ट्रेजर है जो कि 1000 सालों में लाइफ टाइम में बस एक बार ही मिल पाता है। सो देरी किस बात की, जल्द से जल्द इस लोटस सीड को रिफाइन करो, अपने फार्माकोपिया की स्ट्रेंथ को ग्रेटली इम्प्रूव कर लो। जिसपे फेंग उसे कहता है कि वो इस सीड को अपने फादर के लिए बचा करके रखेगा, कि वो सीड का इस्तेमाल उनकी बीमारी को ठीक करने के लिए करना चाहता है। इस पे लिटिल फेरी उसे वार्निंग देती है कि इस सीड्स में काफी ज्यादा मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं जिसके कारण तुम्हारे फादर इसे नहीं सह पाएंगे। अब यहाँ फेंग हाओ तो फेरी से बात कर रहा होता है, जिसपे जियाना उसे कहती है कि तुम ये अपने आप से क्या बड़बड़ाते रहते हो, क्योंकि जियाना लिटिल फेरी को नहीं देख सकती थी। इस पे फेंग हाओ से कहता है कि काफी दिन हो गए हैं मुझे घर से दूर हुए, इसलिए मैं ये सोच रहा हूँ कि अब मुझे घर चलना चाहिए। जिसपे जियाना उसे हैरान होते हुए पूछती है कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स भी हैं, क्योंकि मैंने सोचा था कि तुम एक अनाथ हो, क्योंकि कोई भी पेरेंट्स नहीं चाहेंगे कि उनका जो सपूत है वो इस तरह के खतरनाक बेहड़ों में इतने टाइम तक रहे। लगता है कि तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी चिंता नहीं करते और वो तुमसे कुछ ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, इसीलिए तुम इस तरह के एडवेंचर पे निकल पड़े हो। लेकिन मेरे फादर तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट हैं। उन्होंने मुझ पे इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन निकाली है कि मेरा घर से निकलना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब आगे फेंग यहाँ अपनी आप बीती बताता है कि वो एक बहुत ही लोएस्ट लेवल का कल्टीवेटर था। एक्सीडेंटली वो इस जगह पे अनजाने में ही आ गया था। उसे जब ये पता चला कि इस जगह पे रिस्क उठा करके वो अपने आप को और ये लेवल पे ब्रेक थ्रू कर सकता है, तो उसने यहीं रहने की ठानी। आगे वो कहता है कि इन सीड्स की मदद से वो वॉरियर लेवल पे पहुंच चुका है, जिसके कारण उसके पेरेंट्स उसके लिए काफी ज्यादा खुश होंगे। और ऐसा नहीं है कि उसके फादर उसके साथ स्ट्रिक्ट नहीं है। मेरे फादर भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट हैं, लेकिन वो हर डिसीजन में मुझे सपोर्ट करते हैं। उनका हमेशा यही कहना होता है कि एक ट्रूली स्ट्रॉन्ग पर्सन वही होता है जिसमें नोबल कैरेक्टर होता है। मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग बंदा वही होता है जिसमें सभ्य और अच्छे शिष्टाचार होते हैं, और उसका नोबल ही होना काफी है। इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कितने हाई लेवल का कल्टीवेटर है या कितने लो लेवल का कल्टीवेटर है। और मेरे फादर ने जो मुझे सीख दी है, मैं इसी तरह का इंसान बनना चाहता हूँ।
अब यहाँ उसकी दृढ़ निश्चय और उसकी बातें सुन करके ये जो जियाना होती है वो कुछ ज्यादा ही उससे इम्प्रेस हो जाती है। अब यहाँ इन दोनों की आंखें मिलती हैं, लेकिन एक दूसरे से वो यहाँ शर्मा जाते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि यहाँ फेंग जो होता है वो उस लोटस सीड को रिफाइन करने लगता है, और जैसे ही एक सीड को वो खाता है उसके अंदर से हाई लेवल की ऑरा रिलीज होने लगती है, जिसे देख करके फेरी कहने लगती है कि इस बात में कोई शक नहीं है कि इस रेड लोटस किंग को सारे मेडिसिन का किंग कहा जाता है, जिसके सिर्फ एक बीज का इस्तेमाल करके फेंग हाओ जो है वो वॉरियर रेल्म के इंटरमीडिएट लेवल तक ब्रेक थ्रू कर चुका है, जिसके कारण उसके फार्माकोपिया वाली जो टेक्निक है वो भी अब कई ज्यादा गुना तक इनहेंस हो चुकी है। अब अगला सीन हमें सुबह का दिखाया जाता है, जहाँ जियाना अपने सामने फेंग हाओ को ना देखते हुए उसे फिर से बुरा भला कहने लगती है, और उसे यही लगता है कि फेंग हाओ तो बिन पेंदी का लोटा निकला, उसने तो अपने प्रॉमिस को तोड़ा है और यहाँ पे सुबह सवेरे ही वो मुझे अकेला यहाँ छोड़ करके गायब हो गया। लेकिन तभी फेंग हाओ वहाँ पे आ जाता है और उससे कहता है कि ये तुम आखिर किसे बुरा भला कह रही हो। यहाँ जियाना उसकी बात को टाल देती है और उससे पूछती है कि वो कहाँ गया था, जिसपे फेंग हाओ से कहता है कि उसका फार्माकोपिया जो अपग्रेड हो गया है, इसे चेक करने के लिए वो कुछ हर्ब्स को ढूंढने गया था, ताकि वो ये पता लगा सके कि इन हर्ब्स से बनने वाले जो एक्लिजर्स हैं वो जुआन लेवल के बनते हैं कि नहीं। फिर जुआना उसे कहती है कि आखिर यहाँ क्यों थक रहे हो, यहाँ पे इन अरे गहरे लत्थु खैरे हर्ब्स का यूज करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें चलो एक ऐसे ऑक्शन में ले जाती हूँ जहाँ पे 100 और 80 स्पिरिचुअल ग्रासेस मिलती हैं, जिनका यूज करके तुम ये आसानी से पता लगा सकते हो कि ये जुआन लेवल की बन रही हैं कि नहीं, और मैं गारंटी देती हूँ कि उन हाई लेवल के स्पिरिचुअल ग्रासेस का यूज करके तुम एक कमाल के एक्लिजर पिल्स बना सकोगे। अब यहाँ पे जियाना उसे ऑक्शन में ले जा रही होती है। रास्ते में यहाँ पे उसे एक पार्टी की डिमांड करती है कि मैंने तुम्हारी इतनी ज्यादा मदद की है तो मुझे तुम्हें अपने शहर में एक अच्छी खासी डिनर की पार्टी देनी होगी। इसके लिए यहाँ फेंग हाओ उसे हामी भरता है और उसे बताता है कि उसकी सिटी में एक बहुत ही मशहूर रेस्टोरेंट है जहाँ पे कमाल के लॉलीपॉप्स सर्व किए जाते हैं। अब लॉलीपॉप सुन करके यहाँ पे जो फेरी की अंदर की लालच होती है वो जाग जाती है। वो फेंग हाओ पे चिल्लाने लगती है कि तुमने मुझे 20 लॉलीपॉप्स हर दिन देने का वादा किया था, आखिर तुम्हारे उस वादे का क्या हुआ। इस पे फेंग हाओ उससे कहता है कि मुझे मेरा प्रॉमिस याद है, पहले वहाँ हम चले तो सही। तभी अचानक से कोई एक बड़े से पेड़ पे अटैक करता है और इनका रास्ता रोक देता है। और यहाँ इनका रास्ता रोकने वाला और कोई नहीं बल्कि उन डाकुओं का सरदार होता है, जिसने कल रात उस ज्वालामुखी वाले स्पॉट को होता हुआ देख लिया था और ये समझ जाता है कि वो ज्वालामुखी तभी फटा होगा तब इन दोनों ने उस रेड लोटस किंग को वहाँ से पिक किया होगा। इसीलिए वो डाकुओं का सरदार इन्हें धमकी दे रहा होता है कि जल्द से जल्द उस फ्लावर को हमारे हवाले कर दो, वरना तुम दोनों के यहाँ पर बुरी तरीके से मौत होगी। जिसपे फेंग हाओ भी उसे वही पुराना ही जवाब देता है कि अगर तुझ में इतनी ही ज्यादा एबिलिटी है तो खुद आकर हमसे ये ले ले। उसका सामना करने के लिए वो उसी मैडनेस टेक्निक का यूज करता है, जिसके कारण उसकी पूरी बॉडी आग की तरह तपने लगती है। अब इससे पहले कि आगे यहाँ पे क्या हुआ ये जानने के लिए बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। यहाँ से अगले एपिसोड की शुरुआत होती है जहाँ हमें दिखाया जाता है के बारे में जियाना उसे बताती है कि इस टेक्निक के एक्टिवेशन से ही इसकी जो स्ट्रेंथ है वो कई ज्यादा गुना लेवल तक पहुँच जाएगी, जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते, और ये तुम्हें बिल्कुल उसी तरह से मसलेगा जैसे किसी चींटी को मसलते हैं। आगे फेंग हाओ उसे कहता है कि तुम्हारी बदौलत हमें उस गुफा में ये हेवन लेवल का कुंफू स्किल मिल गया और इसी मैडनेस टेक्निक की वजह से हमने उस रेड लोटस किंग को भी गेन कर लिया है। जिस पे वो सरदार उनसे कहता है कि जब ऐसी ही बात है तो उस रेड लोटस किंग के साथ साथ तुम्हें मुझे ये मैडनेस टेक्निक वाली स्किल भी अब देनी होगी। अब इन दोनों स्किल्स को ही फेंग हाओ से हथियाने के लिए वो जो सरदार होता है अपने उसी मार्शल शॉट को एक्टिवेट कर देता है, लेकिन उसका ये अटैक फेंग हाओ को टच भी कर पाता। फेंग हाओ जो होता है अपनी थंडर फिस्ट टेक्निक का यूज करता है, जिससे वहाँ एक जोरदार ब्लास्ट होता है और फेंग हाओ को लगता है कि उस सरदार का काम तमाम हो गया। लेकिन उस धूल के हटते ही एक जहरीली सुई जो होती है फेंग हाओ को एक छोटा सा चीरा लगाती है, लेकिन तभी फेंग हाओ अपनी टाइगर रोरिंग फिस्ट को एक्टिवेट करते ही एक जोरदार पंच उस सरदार को लगाता है, जिसके कारण तो उस सरदार की दोबारा उठ खड़ी होने की हिम्मत नहीं होती। आगे फेंग हाओ से कहता है कि मेरे खिलाफ तुम पॉइजन यूज कर रहे हो, तुम्हें पता है कि मेरे पास कौन सा स्किल है। फार्माकोपिया की स्किल होने की वजह से फेंग हाओ पे कोई भी पॉइजनस जहर असर नहीं करता, लेकिन जियाना उसे एक जोरदार थप्पड़ लगाती है और उसके लिए चिंता जताते हुए कहती है कि तुम्हें इतनी बहादुरी दिखाने की क्या जरूरत थी, बहुत यहाँ तेज बनने की कोशिश करते हो, अगर ये जहर तुम्हारी बॉडी में फैल जाता तो। जिसपे फेंग हाओ से कहता है कि ये तुम्हें अचानक से क्या हो गया, अचानक से तुम्हें मेरी इतनी चिंता क्यों सता रही है। इस बात पे जियाना उसे एक जोरदार किक मारते हुए कहती है कि तुम जैसे इडियट के लिए यहाँ परवाह करे मेरी जूती, और वहाँ से इटलाते हुए चल पड़ती है।
आगे रास्ते को लीड करते हुए वो उसे अपने साथ चलने को कहती है, क्योंकि उन दोनों को ऑक्शन में जाने के लिए लेट हो रहा था। अब रास्ते में जियाना जो होती है वो फेंग हाओ से अभी भी बहुत नाराज थी, इसीलिए उसके आगे बढ़ते ही फेंग हाओ उसकी नजरों से ओझल हो जाता है। फेंग हाओ के रास्ता भटक जाते ही जियाना उसके लिए फिर से वरीड हो जाती है और उसे ढूंढने लगती है कि तभी फेंग हाओ एकाएक उसके सामने आता है और उसके लिए फ्रूट कैंडी पेश करता है। अब जियाना जो उससे गुस्सा थी, इसलिए वो यहाँ उसे मनाने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन जियाना उससे ये कहते हुए कि तुम्हें किसने कहा कि मैं तुमसे गुस्सा हूँ, और तुम्हें क्या लगता है कि एक कैंडी से तुम मुझे मना लोगे। अब यहाँ लड़कियों के कहने और करने में काफी अंतर होता है। वो उसे इस कैंडी को लेने से तो मना कर देती है, लेकिन फिर उसी के हाथों से इसे छीन लेती है। अब आगे इनकी इसी तरह की नोक झोंक रास्ते भर चलती है और फाइनली वे दोनों अपनी डेस्टिनेशन तक आ जाते हैं, जो कि इस पूरे कॉन्टिनेंट का एक बहुत ही मशहूर ऑक्शन हॉल होता है, जहाँ पे सिटी की सारी इक्लिजर्स और ट्रेजर के लिए ऑक्शन लगाई जाती है। जियाना यहाँ फेंग हाओ से कहती है कि तुम्हें जिन इक्लिजर्स की जरूरत है वो सारी के सारे तुम्हें इस एक ही ऑक्शन हॉल में मिल जाएंगी। अब आगे जैसे ही वो शॉप के अंदर एंट्री मारते हैं, मैनेजर इनका स्वागत करता है कि तभी जियाना जो होती है उसके पास एक खास तरह का ब्लैक गोल्डन कार्ड होता है, और ये एक ऐसा कार्ड होता है जिसका यूज करके वे इस ऑक्शन हॉल के किसी भी इक्लिजर या महंगे ट्रेजर को खरीद सकते हैं, वो भी अनलिमिटेड। अब इस कार्ड को देख करके तो वो उस मैनेजर की आंखें चौंधिया जाती हैं और वो सीधा इन्हें अपने प्राइवेट रूम में ले जाता है, जहाँ पे इनके लिए महंगे से महंगे एलिक्सर्स को किया जाता है। लिटिल फेरी जो होती है वो तो जियाना से कुछ ज्यादा ही इम्प्रेस हो जाती है, क्योंकि वो बार बार उससे लिपटते हुए कह रही होती है कि इस लड़की में से मुझे अमीरों की खुशबू आती है, और अमीर होने के तो अपने ही बड़े फायदे हैं। अब उस प्राइवेट रूम में यहाँ फेंग हाओ के सामने जो इक्लिजर्स पेश किए जाते हैं, लिटिल फेरी इन्हें देखते ही बता देती है कि फार्माकोपिया में तो इन सारे इक्लिजर्स का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है, क्योंकि ये सारे इक्लिजर्स बहुत ही मामूली और लो ग्रेड के हैं। ये मैनेजर तो वो गोल्डन कार्ड देख करके तुम दोनों को ही ठग रहा है। फिर उस मैनेजर की तरफ देख के कहने लगती है कि यही तुम्हारा इस ऑक्शन हॉल है, जहाँ पे ऐसे फद्दू और लल्लू पंजू से इक्लिजर्स लाके रखे गए हैं। आगे फेंग हाओ उससे कुछ खास तरह के इक्लिजर्स की डिमांड करता है, जिसे वो एक पेपर में नोट डाउन कर देता है। इस पे जियाना जो होती है फिर से अपनी अमीरी की शोहरत दिखाने लगती है, ये कहते हुए कि चाहे फेंग हाओ यहाँ से जितने सारे खरीद ले, पेमेंट मेरे ही कार्ड से की जाएगी। अब ये सुनते ही लिटिल फेरी ये कहते हुए कि अमीर औरत है ये, तो उसके गलेट से लिपट जाती है। अब ऑब्वियस ही बात है जियाना लिटिल फेरी को यहाँ नहीं देख पा रही थी, इसीलिए लिटिल फेरी ऐसी वैसी हरकतें कर रही होती हैं। दूसरी तरफ सीन चेंज होता है और हम माहौल को काफी गर्म हुआ देखते हैं। अब यहाँ यांग फैमिली और हु फैमिली के एल्डर्स ने आपस में हाथ मिला लिया होता है। ये दोनों ही अपनी आर्मी के साथ चल पड़ते हैं फेंग फैमिली पे हमला करने के लिए, क्योंकि फेंग हाओ ने उस जूनियर ट्रायल में हु फैमिली के यंग मास्टर हु को डिसेबल बना दिया था, जिसके कारण हु फैमिली का एल्डर जो होता है वो अब फेंग हाओ से किसी भी हालत में बदला लेना चाहता था। अब उसकी इस बदले की आग को हवा देने वाला शैडो डिमन कल्ट का एक जासूस होता है, क्योंकि हु फैमिली के एल्डर को ये कहते हुए भड़का देता है कि मैं तुम्हारा साथ दूंगा। वो उसे फेंग फैमिली के एल्डर पे हमला करने के लिए हु फैमिली के एल्डर को एक खास तरह का इक्लिजर देता है। इसे अब्सॉर्ब करते ही उसके बॉडी में बहुत ही ज्यादा पावर्स आ जाती हैं और वो फेंग फैमिली के एल्डर से कई ज्यादा गुना ताकतवर हो जाता है। इसीलिए हु फैमिली और फेंग फैमिली के एल्डर अब आ चुके होते हैं फेंग फैमिली के दरवाजे पर और उन्हें बाहर निकलने की धमकी देते हैं। जैसे ही फेंग फैमिली का जो एल्डर होता है वो बाहर निकलता है, यहाँ हु फैमिली का एल्डर उससे कहता है जल्द से जल्द उस फेंग हाओ को हमारे सामने कर दो, अगर ऐसा नहीं करते हो तो आज मैं इस पूरी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जिसपे फेंग फैमिली का एक मेंबर यहाँ उससे कहने लगता है कि अगर फेंग हाओ ने आपको किसी भी तरह से परेशान किया है तो मैं पर्सनली उसे आपके पास भेज दूंगा माफी मांगने के लिए, क्योंकि कुछ दिनों से फेंग हाओ यहाँ पे नहीं है। अब यहाँ हु फैमिली का एल्डर जो होता है उसकी एक नहीं सुनता, क्योंकि बदले की भावना उसके दिल में अब सवार हो चुकी थी। वो बदला लेने के लिए इतना ज्यादा क्रोध में तिलमिला जाता है कि वो वहीं डिसाइड कर लेता है कि फेंग हाओ की इस पूरी फैमिली को वो आज डिस्ट्रॉय कर देगा। अब इस सारे खेल को रचने वाला जो होता है वो डिमन कल्ट का जो जासूस होता है इस घटना को दूर से ही देख करके मजे ले रहा होता है। अब सबसे पहले वो जो हु फैमिली का एल्डर होता है वो अपने बंदों को अटैक करने के लिए भेजता है और फिर खुद ही अपनी पावर को रीजनरेट करते हुए वो फेंग फैमिली के एल्डर से भिड़ जाता है।
उस डेमन कल्ट के जासूस के दिए गए ग्लिसस की वजह से उस हू फैमिली के एल्डर की ताकत इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो अपने एक ही पंच में ही फेंग फैमिली के एल्डर को दूर गिरा देता है। और फिर देखते ही देखते वो अपने साथ जो कई सारे बंदों की फौज लाया था, वो पूरी की पूरी फौज जो होती है वो फेंग फैमिली के बंदों पे टूट पड़ती है। और यहाँ पे इन दोनों गुटों के बीच जबरदस्ती फाइट शुरू हो जाती है। फेंग फैमिली का एल्डर तो बस यही सोच के परेशान था कि आखिर ये जो मोटा है वो इतनी जल्दी हाई लेवल के मार्शल आर्ट्स को कैसे ब्रेक थ्रू कर सकता है। ये तभी हमें वही फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ हू फैमिली के एल्डर को वो डेमन कल्ट का जो जासूस होता है वही इविल एक्लिसस दे रहा होता है। और इस तरह के ब्रेक थ्रू करने का ये नाजायज और शैतानी तरीका होता है जिसे करना बिल्कुल भी फॉरबिडन होता है। लेकिन अपने गुस्से की जलन में वो क्या ही रूल्स को फॉलो करता। आगे उस हू फैमिली के एल्डर ने अपने अंदर की इसी इविल ऑरा वाले स्पिरिट को अवेकन कर दिया होता है। अब इस फाइट से बिल्कुल बेखबर फेंग हाओ जो होता है अपने उसी स्टोरेज रिंग को देख रहा होता है। ये एक ऐसी खास तरह की रिंग होती है जिसे उस ऑक्शन हाउस के मैनेजर ने इसे दिया है। अब इस स्टोरेज रिंग में उसने काफी वैल्यूएबल एक्लिसस खरीदे होते हैं जिसकी कैपेसिटी लाख एक्लिसस तक भरने के बावजूद भी नहीं भरेगी। अब उसने इतने सारे एक्लिसस जियाना की ही मेहरबानी से खरीदे होते हैं। इस पे फेंग हाओ उसे थैंक्स कहता है, लेकिन जियाना उसे कहती है कि ये मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं किया है, क्योंकि याद रखो कि तुमने मेरी फैमिली का गाइड हीलर बनने के लिए मुझसे प्रॉमिस किया है। ये समझो उसी की फीस है। और तुम्हारे पास उस फार्माकोपिया की स्किल होने की वजह से तुम एक हेवन लेवल के हीलर हो। और इस लेवल के हीलर के पास तो 1000 तरह के हर्ब्स होने चाहिए ताकि वो अलग अलग तरह के एक्लिसस बना सके। सो इस प्रॉमिस को याद रखना कि तुमने अपनी उस फार्माकोपिया वाली बुक में मेरी यैन फैमिली का नाम दर्ज कर लिया है। इसके कारण अब तुम हमारे ऑफिशियली गाइड हीलर बन चुके हो, इसीलिए अब किसी और के लिए तुम काम नहीं कर सकते। जिसमें फेंग हाओ से कहता है कि ठीक है, तुमने ये जो मेरी मदद की है ये इसी का बदला समझो। कि तभी एक बंदा अचानक से यहाँ फेंग हाओ से टकरा जाता है। वो फेंग फैमिली का ही मेंबर होता है, जो कि फेंग हाओ को देखते ही उसकी फैमिली में क्या हो रहा है ये सारी बातें बता देता है। किस तरह से यांग और हू फैमिली ने मिल करके तुम्हारी फेंग फैमिली पे अटैक कर दिया है। सुनते ही यहाँ पे फेंग एक सेकंड के लिए भी नहीं रुकता और तुरंत ही अपनी फैमिली को बचाने के लिए फेंग हाउस की तरफ दौड़ पड़ता है। जियाना भी उसके साथ जाती है। और अब आगे क्या होगा ये जो गाइस, अगर आप लोगों को इसके आगे के एपिसोड्स देखने हैं तो मुझे ढेर सारा कमेंट कीजिए। वैसा ही आप लोगों का इस सीरीज से लेकर के रिस्पांस रहेगा। मैं उतनी ही जल्दी इसके बैक टू बैक एपिसोड्स लाने की कोशिश करूंगी। लेकिन गाइस इससे पहले आप लोगों ने यहाँ पे अपनी पूरी सपोर्ट मुझे दिखानी है। प्लीज हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें एंड शेयर करें। और अगर आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए तो बहुत ही जल्द आपको इसका नेक्स्ट एपिसोड भी देखने को मिलेगा। टिल देन गाइस, टेक केयर, स्टे हेल्दी, गुड बाय।